देखिए बच्चों, अब अपन जो बात कर रहे हैं वो है जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। और ये अपने क्वेश्चन जो आया हुआ है ये 23 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। हम ऐसे क्वेश्चन को थोड़े ढंग से और प्यार से अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन आया है 52 नंबर, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर एसोसिएटेड विद इट्स। तो ये एनसीईआरटी की बुक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और ये बायोमोलिक्यूल टॉपिक से आया है। ये सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वाटनरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो आपको याद हो और आप सभी ने बच्चों पढ़ा हो तो ये जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का होता है कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड, ये इस तरीके से बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर इसमें बनती है। ठीक है, और 1 और 4th अमीनो एसिड के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका जो है आंसर आएगा। बोलो बच्चों, क्लियर है? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपने देखा था। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक्स का क्वेश्चन था। प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये अल्फा हेलिक्स बीटा होती है। टर्सरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ में सल्फाइड बॉन्ड वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन था। दूसरा है ये हेलो अल्केन हेलो एल्कीन का मॉडरेट क्वेश्चन है। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिवली रेट ऑफ सॉल्वलाइसिस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपसे एक तरीके से SN1 रिएक्शन पूछी गई है। क्या पूछी गई है बेटा? SN1 रिएक्शन। और SN1 रिएक्शन के लिए आपको क्या देखना होता है? रिएक्टिविटी चेक करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से। तो देखिए बेटा, अब हमारे यहाँ रेट ऑफ अल्काइल हैलाइड आर डिटर्मिनेट बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये बेटा दो दो रिंग के साथ में रेजोनेंस करेगा। यहाँ ये रेजोनेंस करेगा, साथ में 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर बेटा ये 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन और 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 + 2 + 2, तो ये हो गए 7 अल्फा हाइड्रोजन। रेजोनेंस +2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 रिंग्स रेजोनेंस। और यहाँ बेटा यहाँ हो गया 3 + 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर डिपेंडेंट है, क्योंकि SN1 रिएक्शन सॉल्वोलाइसिस की रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन पूछी गई है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन तो बेटा सबसे ज्यादा ये, फिर देन CB और DA। ठीक है, C सबसे ज्यादा C, बोला बेटा क्लियर है? सबसे ज्यादा C, फिर B, फिर A, फिर D, तो आंसर इज सेकंड। बहुत सिंपल है। सॉल्वोलाइसिस का मतलब होता है SN1 रिएक्शन। यहाँ सिर्फ आपको SN1 रिएक्शन देखते ही सॉल्वोलाइसिस का समझ में आ जाता है कि सॉल्वोलाइसिस पूछा गया है, इट मींस SN1 रिएक्शन के बारे में। जैसे हाइड्रोलाइसिस है ना, अमीनोलाइसिस, एमाइनोलाइसिस, तो ये सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट ही, यहाँ इस रिएक्शन में क्या होता है, सॉल्वेंट ही किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। सो आंसर बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये के है और ये इन्होंने आर आर बना रखा है, मतलब आपको हाइड्रेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स है। इन द केस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड के इज अबाउट 2280 due to the small substituent hydration is faster. In the case of trichloroacetaldehyde, K is about 2000 due to the -I effect of Cl. अब दोनों केसेस में आपको देखना है, हालांकि दोनों के ही हाइड्रेट स्टेबल है। इसका भी हाइड्रेट स्टेबल होता है, क्लोरल का भी हाइड्रेट स्टेबल होता है। आपको सबको पता है क्लोरल का भी हाइड्रेट स्टेबल है और फॉर्मेल्डिहाइड का भी स्टेट है। पर देखिए यहाँ पर ये एल्डिहाइड कीटोन का क्वेश्चन है और ये मॉडरेट टाइप का है, एल्डिहाइड कीटोन से पूछा गया है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए सेकंड आएगा कि देयर इज अ लीस्ट स्टेरिक क्लाउडिंग दैट मेक्स मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ CCl3 क्लोरीन इनकी डेल्टा ऑन CO। तो देखिए बेटा सेकंड केस क्या है, हम पहले सेकंड केस पर बात कर लेते हैं। बोथ स्टेटमेंट फॉल्स, ये तो गलत है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है
गलत नहीं है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड का भी हाइड्रेट स्टेबल है और क्लोरल का भी हाइड्रेट स्टेबल है। क्लोरल हाइड्रेट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण स्टेबल होता है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ये दोनों ही ट्रू है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, सेकंड फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट बेटा इसके ट्रू हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट आपको याद हो, आप कुछ समझते हो तो आपको याद हो, तो क्लोरल हाइड्रेट के अंदर CCl Cl, ठीक है, COH इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर भी दोनों OH ग्रुप जो है स्टेबल हो जाते हैं। तो ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ी है, दोनों स्टेटमेंट इसमें इंक्रीज हो जाते हैं। तो -I इफेक्ट भी लगता है, जिससे इस पर डेल पर मतलब CO पर जो है डेल पॉजिटिव इंक्रीज हो जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतना ज़्यादा उसका हाइड्रेट स्टेबल होता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ CO ग्रुप। बोला बच्चों, क्लियर है? नेक्स्ट, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। हमें आइसोमर्स दिए हैं C4H14 और लिस्ट 2 है ओजोनोलाइसिस ऑफ प्रोडक्ट। ओजोनोलाइसिस का ये यहाँ पर प्रोडक्ट हमें दिया गया है कि इनके ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट क्या होंगे। अब ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट तो आपको सबको पता है, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, ठीक है, डबल बॉन्ड तोड़ो और ऑक्सीजन जोड़ो, है ना। तो देखिए बेटा, स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन है, POC है, मॉडरेट क्वेश्चन है। अब अगर मैं यहां से ये डबल बॉन्ड तोड़ता हूं, ठीक है, तो आंसर दिया है 4th, ये डबल बॉन्ड तोड़ा, ये डबल बॉन्ड तोड़ा, तो बेटा यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ डबल बॉन्ड आया, ये मिथाइल आया, ये इस तरीके से यहाँ से ये दोनों डबल बॉन्ड तोड़ दिए बच्चों। तो ये डबल बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ ऑक्सीजन आएगा, यहाँ ऑक्सीजन आएगा, यहाँ ऑक्सीजन आएगा, यहाँ ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बना दिया है। यहाँ भी ऑक्सीजन 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 और यहाँ भी ऑक्सीजन, और फिर इसका ओजोनोलाइसिस करने पर सेम प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, ये सेम प्रोडक्ट आ रहा है। इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है ना। फिर ये तोड़ेंगे, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन। बोला बेटा, क्लियर है? थोड़ा सा डिफरेंस अपन को मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए, ये ऑक्सीजन तोड़ो डबल बॉन्ड जोड़ो वाला कंसेप्ट होता है ओजोनोलाइसिस के अंदर। ऑक्सीजन जोड़ते ब्रेक करते चले जाते हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक करते चले जाते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते चले जाते हैं। सो आंसर इज द 4, आंसर इसमें बेटा 4 आएगा। डबल बॉन्ड तोड़ेंगे ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड तोड़ेंगे ऑक्सीजन। तो देखो, ए का 3rd, बी का 4, ठीक है, सी का 1st और डी का 2nd। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हम लोग क्लास में पढ़ाते भी हैं कि किसी डबल बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों साइड ऑक्सीजन जोड़ना है। तो ये बहुत सिंपल प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, आपका ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। चलिए बच्चों, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, ये बन जाएंगे सारे प्रोडक्ट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्वेश्चन है, मॉडरेट। दो स्टेटमेंट है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब आपको पता है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ साइड चेन्स होता है, ठीक है। बीपी मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता भी है। The boiling point of alcohol and phenol are higher in comparison to other class of compounds such as ether, haloalkane. In the light of the statement, choose the correct answer. ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल, अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ज्यादा होता है बेटा, है ना।
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसका फोर्थ, मॉलिक्यूलर मास के बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल फिनॉल आर हायर ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो बेटा, क्लियर है? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बोथ स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट पर बढ़ेगा, कार्बन के एटम्स बढ़ेंगे यानी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। और बॉइलिंग पॉइंट जो है ईथर, हेलो एल्केन, इनसे ज़्यादा होता है क्योंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, जबकि अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा, ज़्यादा होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये यहाँ पर आपको याद हो तो फिनॉल बन जाएगा, और फिनॉल का ऑक्सीडेशन कर रखा है तो फिनॉल का बेंजोक्विनोन बन जाएगा। आंसर इसका मॉडरेट क्वेश्चन है, एरोमेटिक कंपाउंड का है। फिनॉल और ऑक्सीडेशन नहीं, ये रिएक्शन होगी नहीं, बेंजोक्विनोन बन जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आंसर बेटा सेकंड आ जाएगा। देखिए, ठीक है, ऐसा नहीं याद एक्शन है, ऐसा नहीं याद एक्शन है, SN2AR, OH जाएगा, Cl हट जाएगा, 300 ATM प्रेशर है। और बेटा ये ऑक्सीडेशन होता है, बुक में एनसीईआरटी की बुक से एज इट इज क्वेश्चन उठाया गया है। बेंजोक्विनोन इज द फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, तो ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 वाला। ठीक है, और अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो अभी आप देखिए, कंपाउंड X ऑब्जर्व 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड X अपॉन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 गिव्स दिस। ठीक है, और हमसे ये पूछा गया है कि ये प्रोडक्ट हमारे पास बन रहे हैं। ठीक है बेटा, ये प्रोडक्ट बन रहे हैं KMnO4 का ऑक्सीडेशन करने पर। तो चलिए बच्चों, अब हमें ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। ये ओजोनोलाइसिस करवा दो या KMnO4 से रिएक्शन करवा दो, बात तो वही है। ठीक है, मैंने क्या किया है, यहाँ से इस ऑक्सीजन को हटा के ये प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो देखो बेटा, ये बनेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C। ठीक है, और ये CH3 और ये CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। और अगर मैं KMnO4 और H प्लस से ऑक्सीडेशन करा भी दूं, KMnO4, मान लो यहाँ पर अपन KMnO4 और H प्लस ले भी ले मान लो, तो बेटा देखिए, ये KMnO4 और H प्लस से कराऊंगा तो सिंपली बात है बेटा कि यहाँ पर आपको पता है ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और टूटने के बाद ये हमारे पास एसिटिक एसिड दिस एंड दिस। और आपको पता है जब मैं 2 मोल से रिएक्शन कराऊंगा, 2 मोल ऑफ HI, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो हमसे ये पूछा गया कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये जो X है, ये X के अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स है। तो बेटा आप काउंट करेंगे, सारे सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो आंसर आएगा 27 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। कितने हैं? 27। चाहो तो 4 ऐसे बना सकते हो और आप इसके काउंटेबल कर सकते हो कि 27 जो है इसके सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो लो बेटा, क्लियर है, तो 27 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट, ये हमारे पास CH3O CH2 NH2 NaNO2 HCl, तो आपको पता है ये NH2 NaNO2 से रिएक्शन करेगा, देन फिनॉल से रिएक्शन करेगा बेसिक मीडियम में, तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा ही बनेगा। देन फिर डाइल्यूट HCl, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C14H14N2O2 बनेगा, और देन NaOH, देन इथाइल ब्रोमाइड और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देन दिस। कुल मिला के ये टफ क्वेश्चन था, और ये एरोमेटिक कंपाउंड से पूछा गया है, और हमको ये पूछा गया है कि द नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम्स इन द मेजर प्रोडक्ट C फॉर्म इज, कितने कंपाउंड हैं जहां मतलब कितने sp3 कार्बन एटम है जो फाइनल प्रोडक्ट C में बन रहे हैं। तो सिंपली अपन इसको क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। आपको पता है NH2OC2H5
डाइएज़ोटाइजेशन N2+ बनेगा और बेटा ये आपको पता है ये फिनॉल से रिएक्शन करेगा, तो फिनॉल से बेसिक मीडियम में फिनॉक्साइड आयन रोटेट होते हुए ये यहाँ पर अटैक करता है, आपको मालूम है ये मैकेनिज्म। ये कंपाउंड बी बन गया। अब पहले NaOH से रिएक्शन करनी है, तो NaOH से रिएक्शन करेंगे तो बेटा ये क्या करेगा, NaOH से रिएक्शन करने के बाद एसिड बेस रिएक्शन होगी, यानी ये O- और Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ये फिर O- इस पे अटैक करेगा, Br हट जाएगा, तो ये फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। और जब बच्चों ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो देखो sp3 कार्बन एटम काउंटेबल करने हैं, तो 1 2 3 एंड 4, सो आंसर इज 4। तो इस तरीके से बच्चों हमने जेई मेंस का जो पेपर उसको सॉल्यूशन कर लिया है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन में। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है।